सभी को नमस्कार। बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उस सिद्धांत में हम प्रोफेसर हैबलर का अवसर लागत सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। और इस हैबलर के सिद्धांत के तीसरे पार्ट में हम स्थिर अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। यानी कि हम चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया आपको कि रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था, वो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत केवल स्थिर अवसर लागत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित था। ठीक है, यानी कि वहां पर उत्पादन संभावना वक्र था, वो उसका स्लोप जो था वो एक सीधी रेखा के रूप में थी। और जो अवसर लागत सिद्धांत है प्रोफेसर हैबलर का, उसने ये बताया कि श्रम की उत्पादकता में अंतर होने के कारण और श्रम और पूंजी उत्पादन के साथ होने के कारण परिवर्तनशील जो अवसर लागत है उनकी स्थिति अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थात हम तीन तरीके से इसको डिफाइन करेंगे: स्थिर अवसर लागत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बढ़ती हुई अवसर लागत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और घटती हुई अवसर लागत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जहां पर हमने रिकार्डो के सिद्धांत के अंतर्गत केवल स्थिर अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की थी, अर्थात जहां हमने रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम एक सीधी रेखा के रूप में इस तरह से था, जहां उसकी जो सापेक्ष लागत थी, जहां हम बोले उसका जो स्लोप था वो इस तरह का था, एक सीधी रेखा के रूप में थी। सापेक्ष लागत उसकी जो थी वो समान थी। ठीक, यहां पर मैंने बताया जब हैबलर ने ये कहा कि श्रम में अंतर है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अर्थात हम एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो दूसरे वस्तु की त्याग की गई मात्रा है, अर्थात दूसरे वस्तु की किस जो साधन हम लगा रखे हैं वहां जो उसकी लागत आ रही है, कॉस्ट जो आ रही है, उसमें जब एक्स की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो उसकी जो हम त्याग करेंगे या उसका जो वहां से उत्पादन को उठाकर हम एक्स की तरफ लगाएंगे, तो वो हमें तीन अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, स्थिर अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत और घटती अवसर लागत। तो इसी क्रम में हम पहला पढ़ेंगे स्थिर अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति। ठीक है, यानी कि जब हैबल के अनुसार जब उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत होता है, यानी कि जब उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर होता है, तो यानी कि उस स्थिति में रूपांतरण की जो सीमांत दर है, या हम कहें उसका स्लोप जो है, जो उसका ढाल है, tan थीटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो उसका स्लोप है, जो उसका ढाल है, यानी कि वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि स्थिर अवसर लागत की स्थिति में ध्यान रखिए, उस उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है, स्लोप जो है, वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। उसकी डिवाइड जो डीएक्स हम निकालते हैं वो कांस्टेंट रहता है, और एक सीधी रेखा के रूप में बाएं से नीचे दाईं तरफ घटती हुई एक रेखा हमें प्राप्त होती है, जो इस डायग्राम से स्पष्ट है। इस रेखा चित्र के अंतर्गत आने की इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए और बी है, जो देश एक ही उत्पादन संभावना रेखा है, उत्पादन संभावना वक्र हम कह सकते हैं इसको। देखिए ये एक सीधी रेखा के रूप में है, और देश जो बी है A1 B1 उसका उत्पादन संभावना वक्र भी सीधी रेखा के रूप में है। हैबलर ने ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हैबलर ने ये बताया हम तीनों ही स्थितियों में अंतर का अध्ययन करेंगे, स्थिर अवसर लागत में, बढ़ती अवसर लागत और घटती अवसर लागत में। पहले हम स्थिर अवसर लागत की बात कर रहे हैं। हैबलर ने ये बताया कि दो देशों का उत्पादन संभावना वक्र का ढाल यदि समान है तो उनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अर्थात स्थिर अवसर लागत की स्थिति ऐसी है कि दोनों देशों की स्थिर जो अवसर लागत है वो समान है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम के अंतर्गत ए बी रेखा देश ए की उत्पादन संभावना रेखा है और A1 B1 देश बी की उत्पादन संभावना वक्र रेखा, यानी कि दोनों ये समानांतर हैं। दोनों समानांतर का मतलब क्या है कि दोनों का जो स्लोप है जो बराबर है, यानी कि जो रेखा ए बी है उसका ढाल होगा, ए बी का ढाल OA अपॉन OB। ठीक है, ये OA अपना ये हो गया, ये अपन ये कर देंगे, OA अपॉन AB होगा, इसका स्लोप हो गया। और ये दूसरी रेखा है
A1 B1 देश बी की है उत्पन्न, इसका ढाल हो गया OA1 अपॉन OB1, यानी कि दोनों का स्लोप समान है, अर्थात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उनकी समान है, इसलिए दोनों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। हैबल ने यह बताया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तभी होगा जब दोनों देशों की स्थिर अवसर लागत की स्थिति है लेकिन दोनों का ढाल अलग अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं रेखाचित्र इसके द्वारा। इस रेखाचित्र के अंतर्गत ए और बी है, ये देश ए जो हमारा है उसका उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, और A1 B1 है, देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है, यानी कि देश ए का जो ए बी उत्पादन संभावना वक्र है जो हम कहें, ठीक है, इसका स्लोप और देश बी के उत्पादन संभावना वक्र A1 B1 का ढाल अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हैबर ने यह कहा कि दोनों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। इस रेखाचित्र के आधार पर, इस रेखाचित्र के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये ए बी देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है, A1 B1 देश बी का ये ए और ये बी का उत्पादन संभावना वक्र रेखा है। तो इस रेखाचित्र से हमें स्पष्ट है कि दोनों की ढाल अलग अलग होने के कारण, हालांकि देश ए जो हमारा है ये वस्तु Y के उत्पादन में देश ए की तुलना में विशिष्टता रखता है, और जो देश बी है वो वस्तु X के उत्पादन में देश ए की तुलना में विशिष्टता रखता है, अर्थात तुलनात्मक लाभ की स्थिति में है। तो हैबल के अनुसार, यानी कि इस स्थिति में हैबल के अनुसार देश ए को वस्तु Y का, ठीक है, और देश बी को वस्तु X का के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होने के कारण देश ए को वस्तु Y का और देश बी को वस्तु X का निर्यात करना चाहिए। ठीक है, ये हमने बताया इस तरह से। अब हम इस डायग्राम के द्वारा ये देखेंगे कि यदि समान उत्पादन के साधन हैं इनके पास, समान लागत के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शुरू से हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है, यानी कि जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं इन सिद्धांतों के हम ये देखेंगे कि इस सिद्धांत से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कितना लाभ प्राप्त होता है। यदि तकनीकी में कोई परिवर्तन हो रहा है, साधनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, और उत्पादन के साधन वही हैं, और उसी स्थिति में जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो कितना लाभ प्राप्त होगा, हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस हैबल के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं कि तीन स्थितियों में, स्थिर अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत और घटती अवसर लागत, तीन स्थितियों में जो दोनों देश हैं उनको कितना कितना लाभ प्राप्त होगा, इस बात का अध्ययन हम थ्योरेटिकल हमने पढ़ा। अब इसी बात को हम रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करेंगे, इसी बात को हम डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अब इस डायग्राम के द्वारा हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले की स्थिति क्या थी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, व्यापार होने के बाद की स्थिति क्या थी, तो उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी इसी डायग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए बताएंगे। ए बी देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है और A1 B1 देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है। मैंने कहा कि देश ए वस्तु Y के उत्पादन में, देश बी वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टता रखता है। हालांकि तो इसका स्लोप जो है, जो देश बी के उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो कम होगा, यानी कि X की तरफ या आगे की तरफ बढ़ता होगा, इसका ढाल ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु Y की, ये वस्तु X के उत्पादन में बी देश और ए देश वस्तु Y उत्पादन में विशिष्टता रखता है। तो हमने ए बी ये देश ए का उत्पादन संभावना वक्र खींच लिया, A1 B1 देश बी का खींच लिया। अब हमने अंतरराष्ट्रीय जो है, मैंने बताया कि ए पॉइंट ये रहा, इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, वस्तु Y का, और जो देश बी का वस्तु X का मैक्सिमम पॉइंट B1 है। तो हमने ए और B1 को स्पर्श तो काटती हुई, यानी कि सीधे रेखा खींच ली जो ए और B1 को मिलाती है। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विनिमय शर्त की रेखा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये ए B1 जो है ये दोनों देशों के साधनों को मिलाकर ये उत्पादन संभावना वक्र है, जो दोनों देश मिलकर वस्तु X की और वस्तु Y की अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाते हैं। तो ये हमने रेखा खींच ली। इसके बाद में हमने अब फिर अध्ययन करेंगे, हम देख लीजिए, फिर देश ए का देख लेते हैं, देश बी का देखेंगे। हालांकि देश ए, ठीक है, देश ए दोनों वस्तुओं की आर द्वारा दिखाई गई मात्राओं का उपभोग करना चाहता है, यानी कि ये आर पॉइंट है
और इस आर पॉइंट, मैंने कहा कि ए B1 है, इस पर कहीं भी रह सकता है, आर का वो करना चाहता है, तो ध्यान रखिए देश ए वाई की एस, देश जो ए है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, देश ए वाई वस्तु की मात्रा का निर्यात करेगा, ठीक है, और एक्स वस्तु की मात्रा का आयात करेगा, ठीक है। तो देश जो ए है वो वस्तु वाई की, वस्तु वाई की एस, ये अपनी मात्रा एस रही, एस बराबर एन आर, ठीक है, मात्रा का निर्यात करेगा तथा एक्स की एस आर तथा एन मात्रा का आयात करेगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, ठीक है। मैंने कहा कि ये ए और B1 जो है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो हमारी शर्त, जो विनिमय व्यापार की शर्त जो होती है, जो रेखा है, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दोनों देश मिलाकर जो उत्पादन करेंगे उस उत्पादन की संभावना को बताने वाली रेखा है। तो ध्यान रखिए इस आर बिंदु पर मैंने कहा कि देश ए आर पर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि इतनी मात्रा जो वाई की है वो भेजेगा देश बी को, और यहां से एक्स की इतनी मात्रा लेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और इसी प्रकार ध्यान रखिए, ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं, इसी प्रकार से देश जो बी है, बी, ठीक है, वो R1 बिंदु के द्वारा हम इसका लेते हैं, R1 के द्वारा, R1 बिंदु पर यदि वो मान लीजिए उपभोग करता है वस्तुओं का, तो R1 बिंदु पर उपभोग करेगा, तो देखिए x की मात्रा S1B1 बराबर R1B1 मात्रा का निर्यात करेगा, क्योंकि ध्यान रखिए देश जो बी है, देश बी वो एक्स वस्तु की मात्रा का निर्यात करता है, ठीक है, और वाई वस्तु की मात्रा का आयात करता है। तो ये देश ए को एक्स वस्तु भेजेगा, उसके बदले देश ए से वाई वस्तु लेगा। तो हम देख रहे हैं कि इतनी मात्रा ये भेजेगा और वहां से इतनी मात्रा उसको इस एक्स की मिलेगी, ये वाई की मिलेगी, R1 S1 और N1 B1, ठीक है। तो अब हम ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में इस देश ए को, जो देश ए है उसको इस वाई वस्तु के बदले, देखो वाई वस्तु के बदले एक्स की मात्रा प्राप्त हो रही है, और देश बी को एक्स वस्तु की बदले वाई वस्तु की मात्रा प्राप्त हो रही है। ये हम इस डायग्राम से देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब हम देखते हैं इसके बाद में कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से पूर्व की किस स्थिति में है वो हम देखते हैं। ध्यान रखिए उसके पूर्व की स्थिति हम देखते हैं, तो ध्यान रखिए इस स्थिति में ए बी जो हमारा है, ये देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, और इसके अंतर्गत वाई की वह एस मात्रा, यानी कि वाई की एस मात्रा के बदले, ठीक है, वो एक्स की एस टी मात्रा का विनिमय करता है। इसका मतलब क्या है, विनिमय करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वह ए एस जितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जितना उत्पादन कर रहे हैं इस वाई के, अब उसको एक्स तो चाहिए, यानी कि अगर वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है, माने दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं, तो ये तो है नहीं कि एक ही वस्तु उत्पादन करेंगे, दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। देश ए है एक्स का उत्पादन करेगा, देश बी है जो एक्स का उत्पादन करेगा, वाई का उत्पादन करेगा, इसी तरह से देश ए भी करेगा। ध्यान रखें दिक्कत क्या आएगी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले हम देखें कि देश ए है जो एक्स के उत्पादन विशेषता नहीं रखता है, तो इसलिए वहां जो वो साधन लगाएगा एक्स के उत्पादन में, ध्यान रखें वो साधन जो है वो अधिक लागत पर कम उत्पादन करके देंगे। क्यों? क्योंकि वह तुलनात्मक लाभ में नहीं है एक्स के उत्पादन में, ठीक है, वो विशिष्टता नहीं रखता है। देश जो हमारा ए है वो वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टता नहीं रखने का मतलब क्या है कि वहां पर लागत अधिक आएगी या उत्पादन कम होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कम होगा, तो मैंने कहा कि एएस जो उत्पादन की मात्रा है अगर उतनी इस एक्स वाई के उत्पादन की हटाकर एक्स में लगाता है साधनों को, तो रखिए तो ये इसके बदले वह एक्स की कितनी मात्रा उत्पादन करेगा, एस टी के बराबर उत्पादन करेगा। अब हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत, देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार करता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति जो आती है उस इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत वह जो देश ए है, देश जो ए है वो वाई की यानी ए एस जो मात्रा है, ठीक है, इसके बदले वह एक्स की कितनी मात्रा एस आर मात्रा का आयात करता है। और यदि मान लीजिए एस
अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है तो एस मात्रा के बदले, यानी कि इतनी मात्रा वायु की छोड़कर वह एक्स का उत्पादन करता है, तो इसके बदले देश में उत्पादन करता है, तो ध्यान रखें इसको एस टी के बराबर उत्पादन हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि एस आर जो हमारा है माइनस एस टी बराबर टी आर, ये टी आर यहां से यहां तक टी आर रहा, टी आर के बराबर, इस टी आर के बराबर जो देश जो ए है उसको वस्तु एक्स का लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें आते हैं, देश बी के उत्पादन में आते हैं। A1 B1 देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है, और हम इसके स्लोप से इसको देख के बता सकते हैं कि देश जो बी है हमारा वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, यानी कि तुलनात्मक लागत एक्स की कम है इस बी देश की तुलना ए देश की तुलना में, ठीक है, या इसके उत्पादन में विशिष्टता रखता है, लाभ की स्थिति में है। कि ये देश भी वस्तु बी की, मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा तो हमने अध्ययन किया यहां पर अपन ने कि S1 B1 जो इसकी मात्रा है, इसके बदले S1 B1 मात्रा के बदले S1 R1 इसकी मात्रा के बदले इसकी मात्रा का आयात करना था, ठीक है, यानी कि ठीक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उसको जो वस्तु वाई की थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से इसकी वस्तु वाई की थी, वो उसको S1 और R1 इतनी मात्रा प्राप्त हो रही है वाई की देश ए से। यदि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है देश बी, ठीक है, और ये S1 और जो B1 है, S1 B1 जो उत्पादित कर रहा है एक्स की, या इस उत्पादन में जो साधन लगा रहा है उन साधनों को वह वाई के उत्पादन में लगाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि देश बी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करता, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो यहाँ के उत्पादन के साधनों को लगाकर वहां लगाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में S1 B1 जितना उत्पादन कर रहा था एक्स का, इतने जो साधन लगा रखे थे यहाँ पर उत्पादन उसको लगाकर वाई का करेगा, तो वो ध्यान रखिए S1 UT, यानी कि ये वाली स्थिति ध्यान रखिए, ये यहां से यहां तक S1 और T मात्रा ही उत्पादन कर पाएगा, ठीक है। इसके बदले वो यदि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है तो हमारी A B1 जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विनिमय शर्त है, इसके अनुसार S1 B1 मात्रा निर्यात के बदले वह S1 R1 मात्रा का आयात करेगा, तो S1 R1 मात्रा जो हमारी है, ठीक है, ये अधिक हम जान रहे हैं इस S1 T से, और दोनों का गैप है, ये हमारा जो प्रॉफिट है हमारा TR1, हाँ TR1 जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा है TR1, T1 लिखा है इसको, हाँ सॉरी T1 लगा, तो T1 R1 हमारा जो प्रॉफिट है R1 T1, क्योंकि R1 S1 माइनस S1 T1, तो इस तरह से हम देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर दोनों देश नहीं करते हैं, ये प्रोफेसर हेबरलैंड का सिद्धांत था जो उसने बताया था। देखिए रिकार्डो के सिद्धांत मैंने बार बार बता रहा हूँ, रिकार्डो के सिद्धांत पर सुधार था। रिकार्डो के सिद्धांत में संतोष में बताई थी कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है, यानी कि जो हेबल था उसने रखिए श्रम के साथ साथ पूंजी को उत्पादन का साधन माना, और इसने ये कहा कि श्रम जो सभी श्रम है एक समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कि समान श्रम नहीं है तो उत्पादन की उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, उनकी अवसर लागत जो है, अर्थात उनका उत्पादन संभावना वक्र की जो स्थिति है वो डिफरेंट टाइप की होगी, और हम जानते हैं 3 प्रकार की होती है, ठीक है, स्थिर, बढ़ती और घटती अवसर लागत। अब 3 प्रकार की होंगी, तो अब तीनों प्रकार की स्थितियों में किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, तीनों स्थितियों में अलग अलग, क्लियर है। तो बार बार कह रहा हूं मैं, यानी कि तीनों ही स्थितियों में देखिए, चाहे स्थिर लागत की स्थिति हो, चाहे बढ़ती हुई अवसर लागत की स्थिति हो, चाहे घटती हुई अवसर लागत की स्थिति हो, तो तीनों ही स्थितियों में यदि दोनों देशों का ढाल बराबर है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। यानी कि स्थिर अवसर लागत की स्थिति दोनों देशों में है और दोनों का ढाल बराबर है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। बढ़ती अवसर लागत की स्थिति दोनों देशों में है और दोनों का स्लोप जो है बराबर है, उत्पादन संभावना का ढाल, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। और घटती अवसर लागत की स्थिति दोनों देशों में है और दोनों देशों के उत्पादन संभावना का ढाल बराबर है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे तीनों में ये करेंगे कि किस प्रकार से दोनों, पहले स्थिर अवसर लागत की स्थिति हमारी है, इसमें दोनों देशों का स्लोप जो है वो अलग अलग है और अलग अलग है, निश्चित रूप से जब ढाल अलग अलग हो जाने की तो दोनों देश
एक देश किसी एक वस्तु उत्पादन में विशिष्टता रखेगा, दूसरा देश दूसरी वस्तु उत्पादन में विशिष्टता रखेगा, स्लोप अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में दोनों देश किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, ये तीनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले हमने पढ़ा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्व की स्थिति थी, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाद की स्थिति क्या हुई, और समान रहने के उतने उत्पादन की जो तकनीक स्थिर है, उनकी उत्पादन के साधन स्थिर है, कांस्टेंट है दोनों की मात्रा, और स्थिर होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले की क्या स्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाद की स्थिति क्या थी। तो हमने इस हेबल के सिद्धांत में पाया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद उतने ही साधन, वही तकनीक होने पर यदि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो दोनों देशों को लाभ होगा, इतना इतना लाभ होगा, जो हमने इस डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करके देखा है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, यानी कि नेक्स्ट हमारे पार्ट में हम इस बढ़ती अवसर लागत में और घटती अवसर लागत के अंतर्गत डायग्राम बनाकर इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस बात का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।